हेलो एवरीवन। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम लोग एक नए टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जो आज का टॉपिक है उसका नाम है स्टेट लेजिस्लेचर। इसे हिंदी में हम लोग राज्य विधायिका बोलते हैं, राज्य विधायिका। ओके, तो बेसिकली विधायिका होती क्या है, यानी लेजिस्लेचर होता क्या है। तो अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो जैसे पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेवल पे देखा जाए तो विधानसभा या विधान परिषद हो गया, तो ये सब विधायिका की श्रेणी में आते हैं। बेसिकली ये विधायिका है। विधायिका वो चीज़ होती हैं या वो बॉडी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उस, अगर केंद्र के लेवल पे देखा जाए तो उस केंद्र को मतलब पूरे देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए। अगर राज्य के लेवल पे देखा जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है, वो ऑर्गन होता है जो उस राज्य को चलाने के लिए कानून बनाए, कानून को ख़त्म करे। डिपेंड करता है कि वो उस राज्य को कितनी अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो बेहतरीन कानून हो उसको बनाने की कोशिश करे। ओके, तो स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो इसे हम लोग हिंदी में राज्य विधायिका बोलते हैं। ये उस राज्य को चलाने के लिए समय समय पर अलग अलग कानून बनाता है। अगर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो ये एक बेसिकली हमारे संविधान में एक भाग है। वो भाग है पार्ट 6, भाग 6। हमारे संविधान में भाग 6 जो है वो स्टेट की बात करता है। बेसिकली उसी स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेचर भी आएगा और इसी पार्ट 6 के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 168 168 से लेकर के 212 तक, यानी आर्टिकल 168 से लेकर के 212 आर्टिकल तक जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। ओके, सिंपली अभी मैंने आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताया। पहला ये बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो हमारे संविधान के पार्ट 6 में इसका उल्लेख किया गया है, इसका वर्णन किया गया है, इसको मेंशन किया गया है। और ये आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 212 तक इसकी बात की गई है, यानी इन्हीं आर्टिकल के बीच में जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर से जो मैटर मतलब संबंधित मैटर है उसकी बात करता है। अगर ओवरऑल बात किया जाए स्टूडेंट, अगर आपके मन में ये सवाल आए कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या यूनिफॉर्म होता है, नहीं। हर राज्य में डिपेंड करता है कि वहाँ की मतलब बेसिकली बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। तो ये हर राज्य में अलग अलग होता है, यानी देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इन दी स्टेट लेजिस्लेचर। कहने का मतलब ये है कि हर एक राज्य में जो राज्य विधायिका होती है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो जो हमारा पार्लियामेंट यानी जो हमारा संसद है, संसद एक बाईकैमरल बॉडी है। बाईकैमरल का मतलब होता है कि द्विसदनात्मक बॉडी है। सदनात्मक का मतलब होता है कि वहाँ पे 2 हाउस है, 2 घर होते हैं। बेसिकली हाउस इन द सेंस एक लोकसभा हो जाएगा, एक राज्यसभा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर स्टेट में देखा जाए, अगर वहाँ पे बाईकैमरलिज्म या बाईकैमरल लेजिस्लेचर की कॉन्सेप्ट है तो वहाँ पे 2 द्विसदनात्मक आप देखेंगे बॉडी देखने को मिलेगी, यानी एक विधानसभा हो जाएगा, एक विधान परिषद हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में अभी तक देखा जाए, आज के समय में देखा जाए तो 6 राज्य ऐसे हैं, 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बाई कैमरल कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी आपसे ये सवाल पूछ ले कि वो कौन कौन सा स्टेट है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। तो ये हो गया है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एक हो गया आपका बिहार के अलावा अगर देखा जाए तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। इसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका हो गया, इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, और फाइनली अगर देखा जाए तो तेलंगाना हो गया, तेलंगाना। ओके, तो ये 6 स्टेट ऐसे हैं आज के समय में जहाँ पे द्विसदनात्मक कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे विधानसभा भी आपको देखने को मिलेगा और विधान परिषद भी देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ पे एक सदनात्मक बॉडी होती है, यानी वहाँ पे यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर होता है। उसमें क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा यानी विधानसभा होगा, वहाँ पे विधान परिषद आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके,
क्यों? क्योंकि हर एक राज्य में जब विधान परिषद नहीं है तो कहने का मतलब है यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर यूनिफॉर्मिटी होने का मतलब है कि हर एक राज्य में बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो तभी तो कहा जाएगा कि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है। तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात किया जाए तो ये स्टेट लेजिस्लेचर बेसिकली कंसिस्ट गवर्नर को ये कंसिस्ट करता है, यानी इसका अंग होता है। दूसरा जो होगा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा आपका लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। ओके, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 167 में इसकी बात की गई है। लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 170 में इसकी बात की गई है। जैसे जैसे इसका कॉन्सेप्ट आता जाएगा हम लोग समझने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, सारा चीज़ एक ही जगह नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आप धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात किया जाए तो बेसिकली इट कॉन्सिस्ट द गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे एक पॉइंट और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसे हम लोग अपर हाउस ऑफ अ या इन अ स्टेट होता है। ओके, यानी कहने का मतलब है लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं या लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस कहते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, बस कुछ आर्टिकल और कुछ प्रोविजंस अलग अलग हैं। ओके, अगर आप लोगों ने पार्लियामेंट वाले टॉपिक को देखा है तो ये स्टेट लेजिस्लेचर आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो स्टेट लेजिस्लेचर में 3 अंग होते हैं। गवर्नर होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उस राज्य में मौजूद है यानी वहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम अगर एग्जिस्ट करता है तब वहाँ पे वो होगा। अदरवाइज स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली को ही कंसिस्ट करता है। ओके, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक एक प्रोविज़न हम लोग अगर समझते चलेंगे तो ये हमारे लिए आसान रहेगा। पहला जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं या उच्च हाउस बोलते हैं बेसिकली। अगर इसकी बात किया जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो ये हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 167। जो आर्टिकल 167 है ये बेसिकली डील करता है कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो राज्य का विधान परिषद होता है उसके कंपोजिशन को ये डील करता है, आर्टिकल 167। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो किसी राज्य में क्रिएट किया जाएगा या उसे एबॉलिश कर दिया जाएगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा। ये पावर किसके पास होती है? तो ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके, पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट ही वो बॉडी होती है जो किसी राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा या नहीं होगा, यानी उसको क्रिएट करने की क्षमता रखता है और उसे एबॉलिश यानी उसे खत्म करने का भी शक्ति रखता है किसी भी राज्य में। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ की अगर बात करें, यानी स्ट्रेंथ, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, जस्ट अ मिनट, या मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगी वो होगी आपकी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी 1/3 एक तिहाई जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की जो कैपेसिटी होगी या वहाँ की जो स्ट्रेंथ होगी उसकी 1/3 होगी। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी राज्य में जितना विधानसभा का वहाँ सीट होगा या नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उसका 1/3 जो होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, अगर वो उस राज्य में देखने को मिलता है। ओके, अगर मिनिमम स्ट्रेंथ की बात किया जाए कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मिनिमम स्ट्रेंथ तो हमारे संविधान ने जो फिक्स कर रखा है वो है आपका 40।
ओके। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ की अगर बात करें, अगर आपसे पूछे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में, माफ़ कीजिएगा, विधान परिषद में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके। अगर आपसे पूछे कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 40। ये लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग हो जाएगा, अभी जैसे वो बॉडी आएगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट कि जो सभी मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वहाँ पे किस किस एरिया से कितने कितने मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे एक मैं आपको पॉइंट लिख दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 है आपका, अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सभी मेंबर हैं उनमें अगर हम लोग बात करें, तो पहला पॉइंट आप याद कीजिएगा कि 1/6 जो मेंबर होंगे, 1/6 मेंबर जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट PYQs का है। ओके, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। अगर आपसे सवाल पूछे कि विधान परिषद में गवर्नर के पास कितना गवर्नर कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, सेकंड पॉइंट ये होता है कि इसमें 1/12 1/12 जो मेंबर होंगे, 1/12 मेंबर जो होंगे वो कहाँ से इलेक्ट होके आएंगे, तो वो इलेक्ट होके आएंगे इलेक्टेड बाय टीचर्स। ओके, टीचर्स। वो टीचर कौन होंगे, वो सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर होते हैं उससे ऊपर के होंगे, यानी नॉट लोअर इन सॉरी नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड दैन सेकेंडरी स्कूल। ओके, तो ये टीचर होते हैं जो कि सेकेंडरी स्कूल से ऊपर वाले टीचर होते हैं, वो 1/12 मेंबर को इलेक्ट करके आते हैं। ओके। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा 1/12 यानी 1/12 मेंबर ये कहाँ से होंगे, तो ये इलेक्टेड फ्रॉम ग्रेजुएट, इलेक्टेड फ्रॉम या इलेक्टेड बाई लिख लीजिए, इलेक्टेड बाई ग्रेजुएट्स, यानी जो स्नातक होते हैं ग्रेजुएट्स, वहाँ से ये इलेक्ट होके आते हैं। इसके अलावा चौथे पॉइंट की अगर बात करें, तो 1/3 मेंबर जो होंगे वो कहाँ से इलेक्ट होके आएंगे, तो ये बेसिकली जो माफ़ कीजिएगा, जो लोकल बॉडीज होती हैं, इलेक्टेड बाई मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज़। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। लोकल बॉडीज़ में कौन आ जाएगा, तो लोकल बॉडीज़ में म्यूनसिपालिटीज़ एंड पंचायती राज आ जाएगा। ओके। इसके अलावा पाँचवें पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, तो बाकी जो 1/3 मेंबर होते हैं, 1/3 मेंबर जो होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट होके आएंगे, तो ये इलेक्टेड बाई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कहने का मतलब है कि एमएलए चुन के आते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी आपको सिंपली इतना बताया कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर चुन के आते हैं उनमें टोटल मेंबर का 1/6 मेंबर जो होते हैं उन्हें गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ओके, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। 1/12 जो मेंबर होते हैं वो टीचर्स, यानी जो नॉट बिलो सेकेंडरी स्कूल से नीचे के टीचर नहीं, उससे ऊपर के टीचर होने चाहिए, उनसे इलेक्ट होके आते हैं। 1/12 मेंबर की अगर हम लोग बात करें, तो ये स्नातक यानी ग्रेजुएट से होके इलेक्ट होके आते हैं। और जो 1/3 मेंबर होते हैं वो लोकल बॉडीज़ यानी म्यूनसिपालिटीज़ एंड पंचायती राज से चुन करके आते हैं। और जो बचे 1/3 मेंबर हो जाएंगे आपके, वो लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आते हैं, यानी जो एमएलए होते हैं वहाँ से चुन करके आते हैं। ओके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो बेसिकली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, यहाँ पे मैं एलसी लिख दे रहा हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो बेसिकली एक तरीके की परमानेंट बॉडी होती है, परमानेंट बॉडी। जैसे हम लोग राज्यसभा के बारे में देखा था, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है मोर और लेस, ये एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे बट मोर और लेस सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। जो भी टॉपिक अगर आप पार्लियामेंट के पढ़ रखे हैं, आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो एक तरीके की परमानेंट बॉडी होती है जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। यानी कहने का मतलब है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी डिसॉल्व, यानी इसे हम लोग इसे भंग नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिजॉल्व। और इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको राज्यसभा वाले
टॉपिक में भी बताया था। और इसकी जो ऑफिस होल्ड योर टेन्योर जो होती है बेसिकली, अगर टेन्योर की बात करें, कोई मेंबर अगर चुन के आता है वो कितने साल के लिए चुन के आएगा, तो वो 6 साल के लिए चुन के आता है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो हर एक 1/3 मेंबर होते हैं, हर दूसरे साल वो रिटायर होते जाते हैं। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें कि जो इसके मेंबर होते हैं उनको क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है कि वो इस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए या हाउस के लिए चुन करके आएँ। ओके, तो क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्वालिफिकेशन में पहला क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीज़न ऑफ इंडिया मस्ट होना चाहिए बेसिकली। सिटीज़न यानी भारतीय नागरिक। जो भी आदमी इस पर्टिकुलर चुनाव के मतलब इस पर्टिकुलर हाउस के लिए चुनाव लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, उसे भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी उसकी आयु जो हो वो कम से कम 30 साल हो जानी चाहिए। 30 साल से ऊपर का जो इंसान होगा वही लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुनाव लड़ पाएगा। ओके, क्योंकि ये अपर हाउस होता है। अपर हाउस यानी ये यहाँ पे जो सीनियर मेंबर होते हैं वो चुन करके आते हैं। अगर यही लेजिस्लेटिव असेंबली होता तो वहाँ पे 30 ईयर की जगह 25 ईयर्स का ही आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो है, ही या शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी जो पर्सन इस पर्टिकुलर हाउस के लिए चुनाव लड़ेगा वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 173 में ये बात कही गई, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया बेसिकली। 3 क्राइटेरिया क्या, 3 क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया कि कोई भी आदमी वो सिटीज़न ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कम से कम 30 साल उम्र उसकी हो जानी चाहिए मिनिमम, यानी मतलब मिनिमम जो उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, यानी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट पे वो नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ अगर आप समझ पाए हैं तो आप बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में लगभग ऑलमोस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोर देन 80% सवाल आप सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, या मतलब आप सॉल्व करने की कंडीशन में हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग सेकंड बॉडी की तरफ चलते हैं। सेकंड बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली वो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, जो कि ऑलमोस्ट हर एक राज्य में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि विधान परिषद मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में देखने को मिलेगा, लेकिन विधानसभा जो है वो सभी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें अगर हम लोग देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हमारे संविधान के आर्टिकल 170 यानी 170 में कही गई है। आर्टिकल 170 क्या कहता है, ये बेसिकली डील करता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, और इसकी बात किया जाए तो ये डायरेक्टली यहाँ पे जो है इसके जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्शन के द्वारा चुन करके आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसका जो टेन्योर होता है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 5 साल के लिए होता है। ये 5 साल के लिए इसके मेंबर चुन के आते हैं। वहीं पे विधान परिषद की बात हम लोगों ने देखा था तो वहाँ पे 6 साल था। ओके, लेकिन वहाँ पे हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर होते जाते थे। लेकिन ये ऐसा है कि यहाँ पे जो मेंबर चुन के आएगा वो कम से कम 5 साल के लिए चुन के आएगा। अगर वो रिज़ाइन नहीं देता या वो किसी और अन्य कारणों से उसे टर्मिनेट नहीं किया जाता तो वो कम से कम 5 साल के लिए चुन के आएगा। किस बेसिस पे चुन के आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी बेसिकली ये इसका इलेक्शन होता है और उसमें हम सभी लोग यानी हम जो वोटर आईडी जिनका मतलब वोटर आईडी बना है वो सभी मेंबर उसमें पार्टिसिपेट करने के लायक होते हैं उस स्टेट में। यानी जिस विधानसभा या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका वो वोटर आईडी होगा बेसिकली वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके अपना इलेक्शन के द्वारा वोट देगा और जिस मेंबर को वो चुनना चाहेगा वो चुन के वहाँ पे वो विधानसभा में उसको भेजेगा। ओके, तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा बेसिकली कि इसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगी वो आपका 500 होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 ऑफ दी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो 500 है यहाँ, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लगभग कम से कम 166 मेंबर होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम होने चाहिए। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर आपको देखने को मिल रहा है वो बेसिकली 500 है। अगर इसकी बात करें तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो मिनिमम स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 60 हो जाएगी। वहाँ पे 40 थी, यहाँ पे 60 है। ऐसा नहीं है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, मतलब फिक्स इन द सेंस ये कि हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ये
इससे भी कम आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं उसका एग्जांपल भी बता दूंगा, ओके। लेकिन आपके सामने जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ और मिनिमम स्ट्रेंथ का कभी क्राइटेरिया आए सवाल बन के, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसी विधान सभा में वो 500 होनी चाहिए और मिनिमम स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो वो 60 होनी चाहिए। अच्छा, इसका सवाल आपके मन में आएगा कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो कि ये आप इस क्राइटेरिया के तहत बात कर रहे हैं कि 500 होना चाहिए, 60 होना है। ये डिपेंड करता है कि उस राज्य की पॉपुलेशन साइज कितनी है, ओके। यानी ये नंबर जो है 500 या 60 होगा, ये डिपेंड कैसे करेगा, तो ये उस राज्य की पॉपुलेशन साइज पर डिपेंड करेगा। यानी उस राज्य में कितना पॉपुलेशन है उसके बेस पे वहाँ के नंबर ऑफ सीट को अलॉट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आज के समय में देखा जाए तो हमारे देश में सबसे पॉपुलेटेड जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा जो विधानसभा या विधान परिषद का सीट है वो उत्तर प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे मिनिमम वाले क्राइटेरिया में कुछ अपवाद हैं, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि मिनिमम में, जो अगर मिनिमम यहाँ 60 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिक्किम हो गया। सिक्किम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 32 सीट है, मतलब विधानसभा में 32 टोटल सीट ही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें गोवा की, गोवा एंड मिज़ोरम की अगर हम लोग बात करें, गोवा एंड मिज़ोरम दोनों की सेम है, तो यहाँ पे 40 में आपको मतलब सीट देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, यहाँ पे 60 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी आपको 60 मेंबर ही देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जो कि मिनिमम यानी लोवेस्ट वाले में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पॉइंट और जानिएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये डिज़ोल्व की जा सकती है, और इसको डिज़ोल्व कौन कर सकता है, तो गवर्नर साहब कर सकते हैं। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय कर रहे थे, उनके पास पावर थी, वही सेम पावर यहाँ पे स्टेट लेवल पे अगर देखें तो गवर्नर को मिली हुई है। यानी गवर्नर हैज़ द राइट टू डिज़ोल्व द असेंबली बिफोर इट्स फिक्स टेन्योर, यानी 5 साल जो 5 साल के लिए ये चुन के आते हैं, उस टेन्योर को पूरा होने से पहले ही इनको डिज़ोल्व किया जा सकता है। ये पावर किसके पास है, तो ये गवर्नर साहब के पास ये पावर है। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वालिफिकेशन देखा था, यहाँ पे भी हम लोग कुछ क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन यानी इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो इंसान इसके लिए चुनाव लड़ के आएगा वो ही या शी मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे भी उन्हें भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि उनकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। और ये बेसिकली 25 साल इसकी जो एज बाउंडेशन है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट वही सेम है कि वहाँ पे भी मैंने बताया था कि वो इंसान ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ है कि मस्ट नॉट ही या शी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओके। ये तो कुछ बेसिक पॉइंट हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और इन दोनों को मिला के कुछ लेजिस्लेटिव या स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, ओके। इसके अलावा थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो आप अपने से पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि कुछ पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे कि स्टेट वाइज लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है उसको आप लोग मैं आपको किसी वीडियो में इस चीज़ को बता दूंगा। स्टेट वाइज लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स आज का जो लेटेस्ट डेटा होगा उसको आप लोग विकिपीडिया पे जाके पढ़ लीजिएगा, और मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करा दूंगा किसी वीडियो में। और मैं यहाँ पे आपको बता ही दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे आप सुनते जाइएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ओके। मैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड ज़रूर कर दूंगा। अभी आपके मतलब मेरे पास बना हुआ है, बट ये है कि मैं आपको ऐसे सुन के एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए आंध्र प्रदेश में 175 मतलब विधानसभा की सीट है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे 60 सीट आपको देखने को मिलेगी। असम की बात करें तो 126 सीट है। बिहार की बात करें तो 243 सीट है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीट आपको देखने को मिलेगा। गोवा की बात करें तो 40 देखने को मिलेगा। गुजरात में 182 सीट है। हरियाणा में 90 है। हिमाचल प्रदेश में 68 है। झारखंड में 81 है। कर्नाटका की अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटका में 224 है, 224 है। केरला की बात करें तो 140 है। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे 230 सीट आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे 288 सीट देखने को मिलेगा। मणिपुर में 60 है। मेघालय में 60 है। मिजोरम में 40 है। नागालैंड में 60 है। उड़ीसा में 147 है, 147 है। पंजाब में 117 है, 117।
राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आपको 200 सीट देखने को मिलेगा। सिक्किम में 32 है, 32 मैंने बता ही दिया। तमिलनाडु में 234 यानी 234 है। तेलंगाना में 119 है। त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ पे 60 देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूपीपीएससी का ही पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीट आपको देखने को मिलेगी विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे 70 है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 294 है। ओके, जम्मू कश्मीर आज के समय में यूनियन टेरिटरीज़ है, यहाँ पे टोटल 90 विधानसभा की सीट है। दिल्ली उत्तर मतलब एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे एक 70 सीट है। पुदुचेरी की अगर बात करें तो ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे 30 सीट है। इसके अलावा यहाँ पे 3 नॉमिनेटेड मेंबर भी आते हैं। तो 3 यूनियन टेरिटरीज़ यानी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा है। कौन कौन सी है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली के अलावा पुदुचेरी। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि 3 ऐसे यूनियन या केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे विधानसभा है। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर में 90 सीट है और दिल्ली में आपका 70 सीट है और पुदुचेरी में 30 सीट है। ओके, ये हो गया कुछ बेसिक पॉइंट। और यूपी में कितना है? 403 सीट है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और पढ़ना होगा, आप खुद से उसे पढ़िएगा। मैं यहाँ पर आपको वापस हिंट कर दे रहा हूँ और मैं आपको बता भी दूंगा अभी कि स्टेट्स या स्टेट वाइज लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर यूपी पीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से वो सवाल अक्सर पूछ लेते हैं। यानी यहाँ पे विधान परिषद में कितने सीट हैं, विधान परिषद टोटल कितना है, मैंने आपको बता दिया कि 6 ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद देखने को मिलेगा। ओके, तो ये काफ़ी आसान इसलिए हो जाएगा कि केवल 6 ही स्टेट हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में 100 सीट है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 100 सीट है विधान परिषद में और विधानसभा में 403 सीट है, दोनों मैंने हाईलाइट कर दिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में 78 सीट है, बिहार में 75 सीट है, कर्नाटका में आपका 75 सीट है, आंध्र प्रदेश में 50 यानी 50 सीट है और तेलंगाना में आपका 40 सीट है। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है और 6 का मैंने नंबर ऑफ सीट भी बता दिया है। और इस चार्ट को मैं आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और बाकी जितना भी इसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थे मोर और लेस मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके पीवाईक्यूज जितने आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर यहाँ से सवाल आपको हर साल देखने को मिलेगा इंडियन पॉलिटी के सवालों में। ओके, तो इस लेक्चर को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ और ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। और आप सभी लोग यहाँ तक अगर देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसके पीवाईक्यूज को लेके अगले लेक्चर में और उसे प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।